तो सबसे बड़ा तो अपडेट आपके लिए यही कि दूसरे फेज की पोलिंग के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। और दूसरे फेज की पोलिंग कब है? 26 अप्रैल को। कितने राज्यों में? 13 राज्यों में। और कितनी लोकसभा सीटें? 88 लोकसभा सीटें। तो 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार उनका चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। वहीं विपक्ष की तरफ से भी हमले जो हैं वो तेज हो रहे हैं। आप एक और बदलाव देख रहे होंगे, बीजेपी खासतौर पर अगर सेकंड फेज की बात की जाए तो पहले फेज के मुकाबले ज्यादा एग्रेसिव दिखती है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि फर्स्ट फेज की पोलिंग में जो वोटर टर्नआउट में गिरावट देखने को मिली, जो कमी देखने को मिली, उसके बाद बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति को बदला और हमने देखा कि बीजेपी ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर पहले बात नहीं हो रही थी। कुछ ने कहा पार्टी का वही पुराना अंदाज, हिंदुत्व, परिवारवाद, तुष्टीकरण और आतंकवाद का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठाने लगी। तो दूसरी तरफ विपक्ष में कांग्रेस समेत तमाम विरोधी पार्टियां जो हैं उन्होंने दूसरे चरण में बीजेपी के हिंदुत्व और सनातन जैसे कई मुद्दों से दूरी बनाई, खामोशी धारण की और महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण और संविधान को लेकर बीजेपी पर अपने हमलों में तेजी लाए। वहीं सवाल यह है कि इस बदली हुई रणनीति से किसे फायदा होगा? क्या यह बीजेपी को वोट दिलाने के लिए काफी है, या फिर जो विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि महंगाई पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, गरीबी पर बात हो, और कुछ मदद सैम पित्रोदा जैसे बयान भी कर रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स की बात की जा रही है, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बीजेपी के हाथ में एक और मुद्दा खुद ब खुद कांग्रेस पार्टी थमा रही है। कौन आगे है, कौन पीछे, विस्तार से करेंगे बात। कई खास मेहमान होंगे साथ, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के सियासी रण में बीजेपी और विपक्षी पार्टियों ने जमकर पसीना बहाया। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभालते हुए उत्तर से दक्षिण तक धुआंधार चुनाव प्रचार किया और विपक्ष पर चुन चुनकर हमला बोला। लेकिन बीजेपी पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में ज्यादा आक्रामक नजर आई, क्योंकि पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज में गिरावट नजर आई। यही वजह रही कि दूसरे फेज में बीजेपी ने मुद्दे बदले और पार्टी एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आई। हिंदुत्व, परिवारवाद, तुष्टीकरण और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। तो वहीं राहुल गांधी के वित्तीय सर्वेक्षण वाले बयान पर बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो मां बहनों के सोने तक का हिसाब करेंगे, मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। हमारा संविधान साफ साफ मना करता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने बरसों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। उधर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने दूसरे चरण में बीजेपी के हिंदू, सनातन, राम मंदिर और मथुरा काशी जैसे कई मुद्दों पर खामोशी बनाए रखी और अलग रणनीति अपनाते हुए महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण और संविधान को लेकर बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सियासी रण में महंगाई और संविधान बचाने वाला चुनाव बताते हुए बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है। दूसरे चरण में कुल 1198 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इनमें 100 महिला उम्मीदवार हैं। अब इस फेज में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुद्दों की लड़ाई में जनता किस पर भरोसा करेगी और कौन बाजी मारेगा, इसका पता तो 4 जून को ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह यादव शिवसेना यूबीटी का पक्ष रखने के लिए, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और साथ ही आपको बता दें वरुण पुरोहित कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और एलजेपीआर से राजेश भट्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, बीजेपी
ज्यादा आक्रामक दिखी फर्स्ट फेज के मुकाबले, तमाम एक्सपर्ट्स यहां पर कह रहे हैं। और बाकी रही सही कसर कांग्रेस के नेताओं ने पूरी कर दी, बयानों ने पूरी कर दी, चाहे वो सैम पित्रोदा का इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर दिया गया स्टेटमेंट हो, उसके बाद जस्टिफिकेशन आया, पर जब तक वो जस्टिफिकेशन आया या एक्सप्लेनेशन आया मैं कहूंगी, तब तक डैमेज हो चुका था। देखिए अदिति जी, आपने बहुत बढ़िया शुरू में बताई रिपोर्ट। जब फर्स्ट फेज में 10% तक नीचे चली गई वोटिंग तो बीजेपी भयाक्रांत हो गई। इनका कोई भी मुद्दा चल नहीं रहा था तो ये हिंदू मुस्लिम पे, मंगलसूत्र पे आ गए, स्त्री धन पे, वो इनको बैकफायर कर गया, मिसफायर कर गया। कोई स्त्री धन तो इन्होंने लूटा नोटबंदी के दौरान। जो आप बात कह रहे हो सैम पित्रोदा की, फिर कोई बीच बीच में कोई ना कोई बोलता रहता है, ये एक फॉर्मुलेशन हो गया पिछले 10-15 साल में। कांग्रेस का कोई ना कोई आदमी इस प्रकार की बात करता है, लेकिन उससे अब आम आदमी को कोई फर्क पड़ने नोटबंदी के बाद तो ये वापस आ गए ना। आप कैसी बात कर रहे हो? नोटबंदी के बाद तो ये वापस आए ना भाई। कहां से आ गए मैडम? नोटबंदी के बाद तो जो छुपा के रखती थी महिलाएं अपने 10,000, 20,000, 50,000, उनको निकाल लिया इन्होंने। अब उनकी तो इनसिक्योरिटी हो गई, उनके पास वो पैसा कितने साल में इकट्ठा करती है बचा बचा के घर में। सर कैसे नहीं है? नोटबंदी कब की इन्होंने? एक सेकंड सर, दो बातों को आप मिक्सअप कर रहे हैं सर, दो बातों को मिक्सअप करें। नोटबंदी कब की इन्होंने? नोटबंदी के बाद ही। अब आप मेरी बात को तो समझ लो, नोटबंदी से पहले कितने साल लगते हैं किसी महिला को, मिडिल क्लास की को नोट इकट्ठे करने में, बचत करने में? वो इकट्ठे करती है, एक साथ निकाल लिया, उसके बाद तो खर्चा ही खर्चा हो रहा है। कोरोना आ गया, ये आ गया, आदमी का पता ही नहीं लग रहा, महंगाई से, बेरोजगारी से कोई पैसा ही नहीं आ रहा घर में, कहां से करेगा आदमी बचत? तो वो जो एक स्त्री धन होता है जो हमारे हिंदू लॉ में प्रोविजन है, इनकम टैक्स भी उसको हाथ नहीं लगा सकता, उसको इन्होंने लूटा है। अब बात करते हैं मंगलसूत्र की, और आप कह रहे हो जिस बात को अभी सैम पित्रोदा की बात को, देखिए जो शहीद परिवार है जिसने अपना खून दिया देश को, उससे बात करते हैं। इंदिरा जी, राजीव जी ने अपना ब्लड दिया देश को, जान दी, आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के नेताओं ने दी। इनके पास तो कोई ऐसी है नहीं कोई उदाहरण। तो उस बार ये बार-बार गांधी परिवार को वरुण पुरोहित जी, चलिए इनहेरिटेंस टैक्स जो है मुद्दा नहीं है मेरा, लेकिन जो मेरे दादा परदादा ने किया, क्या मैं आज भी, क्या मेरे क्रेडेंशियल्स नील और उनके क्रेडेंशियल से मैं कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ? मैं अपना लेबल लगाऊंगी ना, मैं अपना हार्ड वर्क करूंगी, मैं अपनी चीजें करूंगी। अब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के तो पहले के नेताओं ने ये किया वो किया। भैया आज की बात कर लें, 2024 की बात कर लें, 21वीं सदी की बात कर लें। जब 16 साल पहले के स्टेटमेंट ये निकालते हैं, अटल जी के राजधर्म के स्टेटमेंट तो निकालते नहीं है। फिर आप कह रहे हो आप अभी की बात कर ले, तो मोदी जी अभी की क्यों नहीं करते भाई? पिछले 10 साल की क्यों नहीं करते? इनको तो ये पता नहीं खुद ने क्या किया। ILO की रिपोर्ट खारिज कर देते, सब कर देते, महंगाई भी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं। अब ऐसे आदमी से क्या भिड़ोगे आप? दूसरी बात जो आप कह रहे हो खुद ने क्या किया, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, कांग्रेस को मजबूत किया। उसके पहले कांग्रेस में बड़ी क्या हाल हुआ कांग्रेस पार्टी का इलेक्शंस में? सर ये आपका पैमाना क्या है कि आपने कांग्रेस को मजबूत किया? क्या है ये पैमाना, जरा मुझे बताइए, जो रिफ्लेक्ट करता हो कि कांग्रेस मजबूत हुई उसके बाद? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो कांग्रेस के भीतर ही जो आपके प्रवक्ता थे, जो आपके नेता थे, उन्होंने बाहर आकर कहा कि कांग्रेस को पहले जोड़ लें। जितने भी अदिति जी आदमी छोड़ के गए हैं ना कांग्रेस पार्टी को, और जो आप जिनको कह रहे हो कि कांग्रेस में आए थे, मैं तो उनको कहता हूँ मलाई चाटू सेटिंगबाज। वो जब संकट का समय भाग जाते हैं, मलाई चाटी कांग्रेस की भाग गए। बीजेपी ने तो उस वायरस को अपने साथ ले लिया, तो बीजेपी तो कॉस्मोपॉलिटन खुद ही हो गई। प्रायोरिटी तो बीजेपी में नहीं बची है। प्लीज, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है ना, उस सवाल की गंभीरता को समझिए, उसे सेंसिटिविटी को समझिए, उसकी संवेदनशीलता को, तब जवाब दीजिए। जवाब ले लीजिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। आदिति जी, वरुण जी ने जो भी बताया, आप देखिए इन्होंने कहा कहां पर, कश्मीर में जब धारा 370 खत्म नहीं हुई थी तो किसके मंगलसूत्र छीने गए थे, पूरे देश ने देखा है। और क्लियर कट है कि वहां की जो हिंदू जनसंख्या थी, चाहे हिंदू कश्मीरी ब्राह्मण हो या कोई भी जनसंख्या थी, उनका छीना गया। उनके लिए रालिब गालिब चालिब के नारे लगाए गए थे। और धारा 370 खत्म होने के पहले कश्मीर में क्या था? किसी भी दलित, SC, ST, OBC को रिजर्वेशन नहीं था। और वहां की बात छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं देश में। अगर AMU की बात देखते हैं तो AMU में भी दलित रिजर्वेशन नहीं था, OBC रिजर्वेशन नहीं था। अगर हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बात देखते हैं तो वहां पे भी दलित रिजर्वेशन नहीं है, OBC रिजर्वेशन नहीं है। और सबसे बर्निंग एग्जाम्पल संदेश खाली में, तो वहां तो रोज रात में मंगलसूत्र नोचे जाते थे और क्या होता था हम सब ने देखा है। तो इस तरह की इंडी गठबंधन और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो अपने आप में कहता है, और वो उजागर इसलिए होता है कि सैम पित्रोदा जो अपना नाम बदल सकते हैं, सैम बन जाते हैं, सत्यनारायण को हटा करके सैम बन जाते हैं,
और गंगा राव को हटा करके पैत्रोदा बन जाते हैं, और जो ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इनको एक्सपोज कर दिया, और उतने पे इन्होंने उनकी बात इन्होंने मना कर दी। पर अगर देखें उदित राज जो उनके अपने कैंडिडेट हैं, उनके पक्ष रखने के लिए हमारे आपके बीच में आते रहते हैं। उन्होंने आज ही कहा है कि इसमें कौन सी गलत बात कह दी है, अगर संपत्तियों पे कर लगाकर लिया जाए तो क्या बुरी बात है। और उसके आगे चलते हैं, लाडले राहुल जी क्या कहते हैं कि हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया अपने न्याय पत्र में, तो कैसी मिर्ची लगी है। अब अदिति जी कुछ फैक्चुअल बात करता हूं, आप देखिए 1963 और 1974 में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सरकारों ने एक एक्ट बनाया था जिसको बोलते थे कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। इसके तहत सभी करदाताओं को, संपत्ति धारकों को, सरकारी कर्मचारियों को अपनी कमाई का 18% जमा करना पड़ता था। ये ऐसे काम कर चुके हैं, और आज जिस तरह से आकर के उनके मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ है, मैं तो पेज नंबर बता रहा हूं, पेज नंबर 27 पॉइंट नंबर 21, जिसमें ये कह रहे हैं कि सभी के वेल्थ को और सभी की संपत्ति को और सभी की धन को स्कैन करेंगे, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नई पॉलिसी। ठीक है, जल्दी से वरुण पुरोहित आपका जवाब। वरुण पुरोहित ये कह रहे हैं आप तो पास में भी कर चुके हैं और आप आगे भी यही करेंगे, जल्दी से। बिल्कुल पास में किया है, प्रीवी पर्स भी बंद किए, मनरेगा भी लाए हैं, आरटीआई भी लाए हैं, हम लाएंगे। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करेंगे और करते रहेंगे। हम पूंजीवादी सोच के लोग नहीं है कि डिस्पैरिटी कर दें। आप देखिए कितना धन पूंजीपतियों, कुछ पूंजीपति नहीं, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। मिडिल क्लास का खून चूसते जा रहे हैं, फिर भी ऐसे कह रहे हैं। इनकी तो सोच शुरू से राइटिस्ट है। सर मुझे ये एनमिटी क्यों क्रिएट की जा रही है? आप जब पूंजीपति कहते हैं, कोई एनमिटी नहीं, सुनिए सर, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में इंडस्ट्रियलिस्ट होना कोई क्राइम हो। अरे सर, जिनकी आप बात कर रहे हैं, नहीं, सुनिए वरुण पुरोहित जी, किसी को डिमोनाइज करना बहुत आसान होता है, ठीक है सर, किसी को डिमोनाइज करना बहुत आसान होता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो कितने लोगों को रोजगार देते हैं, फिर जिन्हें वो रोजगार देते हैं वो वापस इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। आप इन सब बातों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। हम सिर्फ कुछ नामों को ये कह के डिमोनाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी राजनीतिक पार्टी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकते हैं। थोड़ा सा गंभीरता से इस पर बात होनी चाहिए। क्या कोई इकोनॉमी अपने इंडस्ट्रीज के बिना आगे बढ़ सकती है? क्या इकोनॉमी में परचेजिंग एबिलिटी वाले लोग नहीं चाहिए? किस तरह से आप ये डिमोनाइज करने का काम जो बीते कुछ सालों में हुआ है, ये नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं होना चाहिए। लाखों की संख्या में इनके एम्प्लॉइज होते हैं जिनके घर चलते हैं, शायद आप लोग उन्हें भूल जाते हैं, शायद आप उन्हें वोटर नहीं मानते, आपके नेता उन्हें वोटर नहीं मानते। विक्रम सिंह यादव जी, आपने ये पूरा डिस्कशन सुना, किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार हो रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सेकंड फेज में एक जो बड़ी बात देखने को मिल रही है वो है बीजेपी एग्रेसिव है, और जहां तक हिंदुत्व की बात की जाती है तो वो तो शिवसेना का भी कोर एजेंडा रहा है, और दूसरा कांग्रेस के नेताओं ने भी कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जो कि बीजेपी के लिए प्लेट पर एक मौके की तरह है, खुद ही एक मौका उन्हें सर्व कर दिया है। नहीं आदित्य जी, देखिए इन लोगों ने कुछ किया नहीं, ये आगे क्या करेंगे वो इनको कुछ पता है। तो अब ये इधर उधर की बातें करने लगे, ये मंगलसूत्र पे ले आए। आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन लिए। एक महिला का मंगलसूत्र छीनना कितने अपमान की बात है। तो इन लोगों को बोलने से पहले जरा भी ये नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं। कौन से मंगलसूत्र छीन लिया, किस मैनिफेस्टो में लिखा है, ये इधर उधर की बात जो लेके आते हैं तो इनके पास क्योंकि कुछ बोलने को है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ये सारी चीजें आप देखो, ये स्टेज के ऊपर बाइक के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, और उन्हीं भ्रष्टाचारियों को ये अपने पास मिलाते हैं और कितने दावे के साथ बोलते हैं। देखो, मैं तो कहता हूं कि हैरान नहीं है आज पूरा देश, अब तो लोग हंसते हैं जब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो लोग हंसते हैं, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार के इन्होंने आरोप लगाए, किसी और ने नहीं, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए वो सारे इन्होंने अपने उसमें कर लिए। तो ये सही कहते कि भ्रष्टाचार मुक्त हम करेंगे, तो सारे भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पास कर लिए, तो और पार्टी में तो भ्रष्टाचारी है नहीं अभी। तो ये अभी ये जो भी कुछ बोल रहे हैं ये सारी खोखली बातें बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ और है ही नहीं, न इनके पास कोई विजन है। क्योंकि अगर कुछ विजन होता है उसकी बात करते कि हम आने वाले टाइम में ये करेंगे, ये लाते 100 साल पुरानी बातें हैं, ये लाते 10 साल पुरानी बातें, ऐसी ऐसी चीजें बोलने को रहा ही नहीं इनके पास। ठीक है, आपके पास बोलने को कुछ नहीं, आपने किया कुछ नहीं, तो आप ऐसी बातें करते हैं। जवाब आदिति जी, मैंने इनके घोषणा पत्र के पॉइंट की बात की, और मैंने इनके राहुल गांधी की बात की, मैंने इनके कैंडिडेट की बात की,
उसको वो कह रहे हैं पुरानी बातें। पर आप ये समझिए ना, अब मैं पुरानी बातों पे चला जाता हूं, क्योंकि इनका इतिहास ऐसा रहा है। अदिति जी देखिए, एक सेकंड 2012 में एक सेकंड सुनिए सर, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा वो कह रहे हैं जैसे आप भ्रष्टाचारी बताती थी आपकी पार्टी, आपके नेता, आज वो आपके साथ खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं तो भ्रष्टाचार पर आप जो प्रहार करते हैं वो तो फिर खोखला है ना, यही तो कहना चाह रहे हैं वो। ये पेज नंबर नोट करके आ गए, ये सोचते मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अरे भ्रष्टाचारियों को मिला रखा। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब लीजिए। अदिति जी, विरासत लूटने की सियासत करने वाले कांग्रेसी अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इनके यहाँ इंडी गठबंधन में जितने भी नेता हैं जो एक साथ हाथ उठा करके खड़े होते हैं, अगर उसमें देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, जो जेल की सजा काट चुके हैं और जो सजा काटने की वजह से चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, ऐसे नेताओं को भर रखा है। और इस मुद्दे पर हम और आप कम से कम 50 डिबेट कर चुके हैं, लेकिन आज जब इनको एक्सपोज किया जा रहा है तो ये गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको वहीं लाऊंगा। क्यों लाऊंगा? आप देखिए, बहुत ही लॉजिकली इन्होंने काम किया था। इनका अगर देखें वोटिंग परसेंट जो कांग्रेस का है, उसमें मुस्लिम का वोटिंग परसेंट जब से कांग्रेस बनी है तब से 36% से 38% रहे है, ये आंकड़े कहते हैं। इसलिए जो भी ये योजना लाते हैं उस योजना में माइनॉरिटी की बात करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के पीछे असली मेजॉरिटी जो मुस्लिम है उसकी बात करते हैं। और मैं फैक्चुअल बात करता हूं, 2012 में सर, ये आपसे भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं और उन नेताओं की बात कर रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, आप कुछ और बता रहे हैं। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, जिसमें सुनिए अदिति जी, छोटा सा आप ये समझिए, वक्फ एक्ट पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी प्राइवेट बॉडी है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनका सवाल है सर, सबसे ज्यादा कब्जा करके रखा हुआ देश की। अरे सर सुन तो लीजिए, भ्रष्टाचार पर उनका सवाल है सर, उस पर जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं जो नेता भ्रष्टाचारी होते हैं, एक भी नेता जो भ्रष्टाचार के नाम पे जिनके पे आरोप है उनमें किसी की जांच बंद नहीं की गई है, कार्रवाई चालू है। मेरी एक रिक्वेस्ट है अदिति जी, इन सारे पार्टियों से ये कहूंगा कि अपने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट भेज दें, जिससे कि अगर अगली बार वो लोग शामिल होने आए तो हम कहें भाई आप भ्रष्टाचारी हम नहीं लेंगे। क्योंकि जवाब लीजिए, विक्रम सिंह यादव से जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए सर प्लीज। आप स्टेज के ऊपर गला फाड़ फाड़ के बोलते थे, वो देवेंद्र फडणवीस, आदित्य जी, देवेंद्र फडणवीस जो है वो शोले फिल्म की एक्टिंग कर करके बोलता था कि चक्की पिसिंग, और उस चक्की पिसिंग को अब अपने साथ लिए घूम रहे हैं। तो ये लोग कहां से बोलने लायक हैं? ये लोग भ्रष्टाचारियों को। डिस्कशन में मैं राजेश भट्ट को भी लेकर आती हूँ। सेकंड फेज की पोलिंग से पहले ये जो हिंदुत्व, सनातन, तुष्टीकरण, इनहेरिटेंस टैक्स, न्याय पत्र, आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात करूं तो इंसुलिन और पता नहीं क्या क्या, ये आर पार की लड़ाई 2024 के इलेक्शन की खासतौर पर बात की जाए तो कोर मुद्दा है क्या? देखिए अदिति जी, और की बौखलाहट इस कदर इन लोगों पे दिख रहा है कि तरह तरह के आडंबर रचे जा रहे हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। मैं समझता हूं कोई काम नहीं आएगा। 400 के पार का लक्ष्य जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो काम के बदौलत दिया है। जो उन्होंने पिछले अपने दोनों कार्यकाल में काम किया है, उसके बदौलत जो आम जनमानस की भावना है वो स्पष्ट रूप से देखी जा रही है और कोई टक्कर ही नहीं है। मैं कहता हूं कि फर्जीवाड़ों का और भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है इंडी गठबंधन। आप देख लीजिए, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए, मैं बिहार से आता हूं, बिहार में राजनीतिक प्रौढ़ता जिस कदर देखी जाती है वो अलग है, और बिहार में लगातार मैं तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जा रहा हूं। आप बता दीजिए कि इंडी गठबंधन के कितने गठबंधन के दल के नेता एक दूसरे को सहयोग करने के लिए उतरे हैं? अभी तक कितने नेताओं ने प्रचार किया है? ठीक है, जवाब लीजिए, विक्रम सिंह यादव से जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सर जल्दी से। पहले वरुण पुरोहित, उसके बाद विक्रम सिंह यादव। वरुण पुरोहित और उसके बाद विक्रम सिंह यादव, प्लीज जल्दी। वरुण पुरोहित की आवाज। ये कह रहे हैं जो विपक्षी अलायंस है वो बिखरा हुआ नजर आता है। अब इनको तो जब शामिल हो गए मोदी जी के उसमें तो इनको सब कुछ ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है। पहले नहीं आ रहा था, खैर उसकी बात मैं नहीं कर रहा, इनकी तो कितनी सी पार्टी है।
लेकिन पूरे नहीं, इंडिया के अंदर आप नहीं, देखोगे तो सेकंड फेज के विक्रम लिए सिंह जी, फर्स्ट फेज आप में जैसे ही स्पष्ट रूप अंदर से समझ लीजिए यार चिराग बीच में हमारे मत बोलो यार, पार्टी आपने के नहीं बोला। राष्ट्रीय एक सेकेंड वरुण पुरोहित की आवाज प्लीज। जो सेकंड फेज है अगर उसमें भी फर्स्ट फेज जैसा ही पैटर्न अगर आता है, मतलब मतदाता उदासीन है, तो फिर तो ये साफ हो गए। सेकंड परसों की जो वोटिंग पैटर्न आएगा उस पे मैं आपसे डिस्कशन कर, आप कहोगे जैसे करेंगे, लेकिन अब फर्स्ट फेज के अनुसार इन्होंने ये जो जितनी बातें कर रहे हैं फर्स्ट फेज के पहले नहीं की। मैनिफेस्टो कांग्रेस का ये हो गया वो हो गया, उसके पहले नहीं की। अब ये जब फर्स्ट फेज में इनको लगा कि हम हार रहे हैं पूरी तरह, 10% लोग नहीं जा रहे इनके वोट देने, तो अब ये आंकड़े निकालने लग गए आजादी के बाद इनको तो चलिए ठीक है, ये वार पलटवार ऐसे ही चलता रहेगा। अभी इस डिस्कशन में वक्त इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए।